बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम नम्स 2024 का पेपर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यू नंबर 1। अगर ओवरऑल में बात करूं तो इस पेपर के अंदर ये जो मुझे समझ आती है, ये एक एफएससी लेवल का जो फेडरल बोर्ड का पेपर है। ये उस टाइप का एक पेपर है। सारे के सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके आगे टाइप्स के अंदर से दिए हुए हैं क्वेश्चंस। और ये मतलब बेसिक लेवल है एक्चुअली। ये नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मुझे लग रहा है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि शायद ये किसी एफएससी के किसी टीचर ने, जो कि फेडरल बोर्ड के किसी टीचर ने ये टेस्ट बनाया है। और सारी चीजें उसने उठा के वही वाली दे दी जो कि एफएससी के लेवल की है। और सेकेंडली बस वही रेड एंड मार्टिन। और जहाँ तक मतलब नॉर्मली टीचर्स की हमारी अप्रोच होती है पाकिस्तान के अंदर, बस रेड एंड मार्टिन से आगे नहीं निकलना। तो कुछ गलतियां भी हैं इसके अंदर। दो तीन एमसीक्यूज के अंदर गलतियां हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यू नंबर 1। द प्लेन ought टू बी टेकिंग ऑफ इन अ मिनट। तो ये जो पहला है ought टू का मतलब शुड होता है एक तरह। ये मॉडल वर्ब है आपका, और शुड के इक्वल होता है। तो मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी भी कह सकते हैं इसको। तो इसका ऑप्शन बी है। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। ड्यूरिंग द हैवी रेन द स्काई ग्रू डार्क। ग्रू यहाँ पे एक्शन वर्ब नहीं है, तो वो ट्रांजिटिव डाई ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। नॉन फाइनाइट भी नहीं है। नॉन फाइनाइट वर्ब हम जेरेंट इन्फिनिटिव पार्टिसिपल को कहते हैं। तो यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि वो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक करता है, और वो किसी एक्शन को शो नहीं करता। तो ग्रू यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं। His courage brought him honor। अब यहाँ पे इंट्रांजिटिव डाई ट्रांजिटिव कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव लिंकिंग आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता। दूसरी बात ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगा होता है। अब ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और उसके बाद आगे ट्रांजिटिव जो वर्ब है उसके आगे तीन टाइप्स है, एक मोनो ट्रांजिटिव, एक डाई ट्रांजिटिव और एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। तो जिसके अंदर सिर्फ एक 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 ही ऑब्जेक्ट अगर हो तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो मोनो ट्रांजिटिव है। अगर एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो डाई ट्रांजिटिव है। और अगर एक ऑब्जेक्ट है और उसके साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव कहते हैं। मैं एग्जांपल लिखता हूँ, इससे आपको समझ आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ही रेड अ स्टोरी, इसके अंदर अब एक ही ऑब्जेक्ट है स्टोरी, तो ये मोनो ट्रांजिटिव है। अगर आप कहेंगे ही टोल्ड मी अ स्टोरी, जैसे कि ये वाला है हिज करेज ब्रॉट हिम ऑनर। अब यहाँ पे ये वर्ब है, ये एक ऑब्जेक्ट है, स्टोरी दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर एक एक तो ये तरीका है कि जो बंदे का नॉर्मली प्रोनाउन होता है या बंदे का जिक्र होता है, बंदा होता है नाउन या प्रोनाउन, वो आपका होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो चीज होती है वो आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, अगर इस तरह से है तो। दूसरी बात जो है ये डायरेक्ट है। दूसरी बात जो है कि आप अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा देंगे तो फिर भी सेंस इसकी कंप्लीट बनेगी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा देंगे तो सेंस नहीं बनेगी। ही टोल्ड मी क्या व्हाट, आपका सेंस नहीं बनेगा यहाँ पे। ही टोल्ड अ स्टोरी बिल्कुल सही बनता है, तो बन सकता है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ही टोल्ड अ स्टोरी टू मी भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब होते हैं तो आप उनकी जगह भी चेंज कर सकते हैं। टू के साथ भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो इसको हम कहेंगे, इस वर्ब को हम कहेंगे डाई ट्रांजिटिव, जिसके आगे एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होता है, वो क्या होता है, जैसे मैं कहता हूं दे पेंटेड द हाउस येलो।
अब यहाँ पे ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या चीज है? येलो। अब येलो यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे येलो का कुछ और फंक्शन है। दे पेंटेड येलो टू द हाउस हम नहीं कर सकते, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और अब यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, ये द हाउस। अब समटाइम्स ऐसे होता है कि ऑब्जेक्ट के बाद हमें कोई एक वर्ड लगाना पड़ता है जो कि इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जरूरी होता है। और वो वर्ड जो हम लगाते हैं, उस वर्ड को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है, जो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, इसके मीनिंग को कंप्लीट करता है। ये है आपका कॉम्प्लीमेंट। कौन सा वाला कॉम्प्लीमेंट? दिस इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये वाला। शैलो। तो द हाउस ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो कोई ऐसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों आ जाएं, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव कहते हैं। दे चोज हिम कैप्टन, फॉर एग्जाम्पल। दे चोज हिम कैप्टन ऑफ द टीम। दे नेम्ड हिम अली, फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है? अगेन, ये जो मैंने दो सेंटेंसेस बोले, इन दोनों के अंदर भी एक आपका ऑब्जेक्ट है और आगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो जब भी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आए किसी वर्ब के बाद, तो वो वाला वर्ब आपका कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होता है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका होगा डाई ट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव नहीं। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट आपका है, द टीचर असाइंड द स्टूडेंट्स एन असाइनमेंट टू बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग वेकेशन। अगेन डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके अंदर भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स और एन असाइनमेंट। असाइनमेंट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो दोनों आपके, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है। दैट्स वाई इसको हम डाई ट्रांजिटिव कहेंगे। आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, द टीचर असाइंड एन असाइनमेंट टू द स्टूडेंट्स, हम यूं भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब होते हैं, तो आप उनकी जगह चेंज करके प्रपोजिशन लगा के भी सेंटेंस सही तरह से बना सकते हैं। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, दो जो आपको नजर आ रहे हैं, या कि एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट देखिए, ऑफ टू इवल्स चूज द लेस, द सेंटेंस कैरीज एन एडजेक्टिव। अब इस सेंटेंस के अंदर थोड़ा सा मसला है। अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें, तो अ, ये एक प्रोवर्ब है, ऑफ टू इवल्स चूज द लेसर। बेहतर होता कि यहाँ पे लेसर लिखा होता। एक तो होता है लिटिल, लेस और लीस्ट। एक लेस की भी डिग्रीज होती है, लेस होता है, लेसर होता है, और इसकी भी डिग्री होती है लीस्ट। तो जो जो नॉर्मली जो यूज होता है, ये एक बड़ी फेमस सी प्रोवर्ब है, ये है चूज द लेसर ऑफ टू इवल्स। चूज द लेसर ऑफ टू इवल्स। तो लेसर इस्तेमाल होता है, अमेरिकन इंग्लिश में लेस भी इस्तेमाल होता है। खैर, आप इसको बेहतर होता कि यहाँ पे लेसर लगा होता। बहरहाल, स्टिल दिस लेस इज कंपैरेटिव डिग्री। वैसे भी ऑफ द टू जब हम बात करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, तो दिस इज कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ ये वाला लेस है, आपका ये लेस नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री नहीं है, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री। बट ये बहुत बेहतर होता कि इनको यहाँ, अगर ये यहाँ पे लेसर लिखा होता, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में आप कहीं भी देख लें, आप कैम्ब्रिज पे जाके देख लें, आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, चूज द लेसर ऑफ द टू इवल्स। कहीं भी जाएंगे, कहीं भी ब्रिटिश इंग्लिश का कोई भी रेफरेंस देखेंगे, तो आपको लेसर मिलेगा, लेस नहीं मिलेगा। जी, नेक्स्ट देखते हैं। आर देर एनी मैंगो ट्रीज इन दिस गार्डन, द अंडरलाइन वर्ड इज, अच्छा ट्रीज के स्पेलिंग यहाँ से गलत लिखे हुए हैं, ट्रीज है यहाँ पे, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, बढ़िया से। ओके, एनी ट्रीज, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव नंबर है, ठीक है। ये इनडेफिनिट एडजेक्टिव है, या इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव भी इसे कहते हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर इसको हम कहेंगे। जब ये आपका एनी, अगर आपका किसी, अगर हम कहते हैं एनी मिल्क, ये बहुत सारे जो जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है, वो दोनों के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। लाइक वही वर्ड्स होते हैं, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं, कभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। एनी मिल्क अगर आप कहेंगे, अनकाउंटेबल के साथ एनी लगेगा,
तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप कहेंगे एनी ट्रीज, तो ये काउंटेबल, ट्रीज काउंटेबल हैं, तो ये इन ट्रीज की तादाद बता रहा है, ये इन इस मिल्क की क्वांटिटी बता रहा है। तो यहाँ पे ट्री से पहले एनी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, मिल्क से पहले एडजेक्टिव एनी ऑफ क्वांटिटी है। तो इस सेंटेंस के अंदर दिस इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट देखते हैं जी। दिस इज द वेरी थिंग वी वांट। यहाँ पे वेरी का जो वर्ड है ये इस्तेमाल हुआ हुआ है। वेरी जब हम नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं, दिस इज द वेरी बुक दैट आई नीड, तो जब भी नाउन से पहले वेरी इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। और ये इस्तेमाल होता है किसके लिए? एम्फेसाइज करने के लिए, एम्फेसिस के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, तो इसे हम एम्फेटिक एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ एम्फेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल हुआ हुआ है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बीटा होगा, एम्फेटिक एडजेक्टिव। जस्ट अ मिनट, ओके। नेक्स्ट वन, डोंट बी इन सच अ हरी, द सेंटेंस कैरीज एन एडजेक्टिव। अच्छा, यहाँ पे सच को उसने एडजेक्टिव लिखा हुआ है। आ हरी एक नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज से पहले सच लगा हुआ है। अगर मैं सही तरह से देखूं तो ये सच यहाँ पे एडजेक्टिव से ज्यादा, ये एडजेक्टिव इसको ना कहें तो ज्यादा बेहतर है। ये सच है यहाँ पे डिटर्मिनर, और सच आपका डिटर्मिनर के तौर पर ही इस्तेमाल होता है। ये हरी नाउन फ्रेज से पहले इस्तेमाल होता है। इंटेंसिफायर आप इसे कह सकते हैं, आप इसे डिटर्मिनर कह सकते हैं। इसकी एक्चुअली इसकी डिग्री बता रहा है। और ये आपका एडजेक्टिव हम इसे नहीं कहते हैं। आप अभी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ओपन कर लें, आप अभी जाके ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ओपन कर लें, बल्कि आप ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी आप ओपन करेंगे तो वहां जो सेंटेंस लिखा हुआ है डिटर्मिनर के एग्जाम्पल के लिए, वो भी यही इसी तरह से है, वाई आर यू इन सच आ हरी। और डिटर्मिनर कहा गया उसको, डिटर्मिनर है। यहाँ पे इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहना दुरुस्त मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन इन अवेलेबल ऑप्शंस के अंदर आप फिर अगर आप कहेंगे तो आप इसको क्वांटिटी ही कहेंगे। वैसे ये बिल्कुल भी मेरे हिसाब से, बल्कि ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से यहाँ पे ये एडजेक्टिव नहीं है। तो ये यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, जिन साहब ने पेपर बनाया है कि द सेंटेंस कैरीज एन एडजेक्टिव ऑफ, तो ये एडजेक्टिव नहीं है भाई। अगर आप तक भी ये वीडियो पहुंचे तो ये एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे इसका फंक्शन डिटर्मिनर का है। ये हरी की क्वांटिटी नहीं बता रहा है यहाँ पे सच, हरी की यहाँ पे डिग्री बता रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है, और कि कितनी ज्यादा हरी। तो ये आपका इंटेंसिफाई करने के लिए जब इस्तेमाल करते हैं, अब सच को तो सच नॉर्मली है ही आपका डिटर्मिनर है, इसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नहीं कहते हैं। खैर, आगे चलते हैं। ही डैश होम फ्रॉम वर्क रेगुलरली सिंस ही ज्वाइंड हिज ऑफिस। अब ये सेंटेंस भाई गलत है स्ट्रेट अवे, ये सेंटेंस ही गलत है। जो इसने ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस लगाइए, अब ये तो उसने ये दिया आपको कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगाइए। तो ये पास्ट परफेक्ट अगर हम लगाएंगे यहाँ पे, ये वाला ही हैड बीन, पास्ट परफेक्ट तो ये है, ही हैड बीन वॉकिंग होम फ्रॉम वर्क रेगुलरली सिंस ही जॉइंड हिज ऑफिस। तो ये सेंटेंस गलत बनेगा, ये कॉम्बिनेशन गलत हो जाता है, स्ट्रेट अवे गलत है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। टेंसेस एक बहुत बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या। लास्ट ईयर भी दो टेंसेस के एमसीक्यूज जो यूएचएस में आए हुए थे, वो सही तरह से उसकी की नहीं लगी हुई थी। अभी भी ये जिसने पेपर बनाया है शायद उसको उतना टेंसेस का आइडिया ही नहीं है। सिंस ही ज्वाइंड हिज ऑफिस, सिंस के बाद अगर आप इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा रहे, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको समझाता हूँ, आप इसको वेरीफाई कर लीजिए जहां मर्जी से जाके। सिंस से अगर आपकी पास्ट, ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है सिंस से शुरू हो रही है, अगर इसमें पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ है, तो जो मेन क्लॉज होगी उसके अंदर आप लगा सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। आप उसमें पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं लगा सकते, आप प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगा सकते हैं, प्रेजेंट का टेंस आएगा। ये सेंटेंस एक तरह से ये बन सकता है, सिंस ही जॉइंड हिज ऑफिस ही हैज बीन वॉकिंग होम फ्रॉम वर्क रेगुलरली। ये तो ये सेंटेंस बनता है। हाँ, दूसरा तरीका, अगर आप हैड बीन लगाना चाहते हैं
तो फिर सिंस के बाद यहाँ पे आपका पास्ट इंडेफिनिट के साथ उस तरफ आप परफेक्ट पास्ट परफेक्ट नहीं लगा सकते। ये बिल्कुल भी, अगर मैं टाइमलाइन यहाँ मैं एक्सप्लेन ज्यादा करना नहीं चाह रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैं शायद किसी और टाइम के ऊपर एक्सप्लेन करूँ इसको टाइमलाइन के ऊपर, लेकिन अगर मैं इसको टाइमलाइन बना के यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो आपको समझ आएगी कि ये बिल्कुल फजूल सी बात बन जाती है। बिल्कुल यहाँ पे आपने पास्ट लगाया हुआ, यहाँ अगर आप पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, हाँ, इसको सही करने के दो तरीके हैं। इसी तरह से लिखा रहने देंगे तो आपके पास हैज बीन का ऑप्शन आता है, हैड बीन नहीं आता। ठीक हो गया। हाँ, अगर आपको हैड बीन लगाना है तो यहाँ आपको फिर ही हैड ज्वाइन करना पड़ेगा। यानी सिंस के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ है तो मेन क्लॉज में प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हाँ, सिंस के बाद अगर पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है तो फिर मेन क्लॉज में आप परफेक्ट कंटीन्यूअस या परफेक्ट लगा सकते हैं। यानी मैं इसको यूं सही कर सकता हूँ, सिंस ही हैड ज्वाइंड हिज ऑफिस ही हैड बीन वॉकिंग होम फ्रॉम वर्क रेगुलरली। तो ये यूं सेंटेंस बनेगा। तो अल्लाह हमें जो है ना वो टेंसेस समझने और पढ़ने की जो है ना तौफीक दे। इस तरह से मुंह उठा के एमसीक्यू नहीं दे देने चाहिए। दिस इज वेरी सैड अनफॉर्चुनेट। ऑल डिजायर वेल्थ एंड सम एक्वायर इट। सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अच्छा, ये पिछले वाला सेंटेंस है। स्टिल अगर आप में से इसको कोई कोर्ट लेके जाता है, कोई इसको चैलेंज करता है तो मैं तो जरूर मुझे कांटेक्ट करिए। मैं आपको इसको जस्टिफाई करने के लिए आई एम विथ यू। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस 11 कौन सा, जस्टिस एज वेल एज मर्सी अलाउज इट। ये अच्छा था। ये दो इन्होंने एमसीक्यू अच्छे बनाई हैं। ये अच्छा है कि इस तरह से आपका लाइक इस तरह मेरे जो टेस्ट हुए मैंने भी इसी पैटर्न पे बनाए थे सारे। इससे यानी चार डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस से एक ही तरह का चार सेंटेंसेस हों तो उससे बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है, जस्टिस एज वेल एज मर्सी। ठीक है, जस्टिस मर्सी अलाउज ही आएगा, अल्फा सही है। इन हिम वाज सेंटेड। ये जो कल की वो जो थी मेरी कल की वीडियो थी उसके अंदर भी मैंने बताया था कि अगर प्रपोजिशनल फ्रेज से शुरू हो रहा है कोई सेंटेंस तो उसकी जो अ, उसका एग्रीमेंट है वो रिवर्स में होता है। मैंने कल ये पॉइंट डिस्कस किया था रात को, लाइक नम से एक दिन पहले। तो इन हिम वाज सेंटर्ड देयर होप एंड एम्बिशन नहीं होगा, देयर होप एंड एम्बिशन वाज सेंटर्ड नहीं, दो चीजें हैं ना, होप एंड एम्बिशन, तो यहाँ पे वर आएगा तो ये गलत है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, ये सही है। फायर एंड वाटर डोंट एग्री, ये भी मैंने डिस्कस किया था कि देखिए अगर आप गौर से देखेंगे तो एग्री दो मुख्तलिफ चीजें करती होती है। अगर आप आगे जाके देखें ना तो खुद ही समझ आ जाती है कि फायर और वाटर दो चीजें हैं, दो ऑपोजिट चीजें हैं। तो ये भी सही है, तीनों सही है। तो इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है, आपका आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा। लाइक इसका ऑप्शन आपको बीटा पे जाना था। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड सर्व ह्यूमैनिटी सिंपली। टाइप टू का सेंटेंस सही है। वर है और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, दिस इज टाइप टू। नेक्स्ट हम जाते हैं 13 नंबर पे। 13 क्या सेंटेंस है, चूज अ सेंटेंस विच इज करेक्टली स्ट्रक्चर। इफ वी हैड फाउंड हिम अर्लियर वी कुड हैव सेव्ड। ये वाला भी मैंने कुड के साथ नहीं, मैं माइट के साथ डिस्कस किया था कल। कंडीशनल सेंटेंस कि जरूरी नहीं अगली तरफ आपके पास इधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो उधर वुड हैव ही आए, वहां कुड हैव भी आ सकता है, माइट हैव भी आ सकता है। तो जब थर्ड कंडीशनल होता है तो थर्ड कंडीशनल में हम कुड नहीं लगाते हैं, हम कुड हैव लगाते हैं। हम माइट नहीं लगाते हैं, हम माइट हैव लगाते हैं। ये पॉइंट भी मैंने एक दिन पहले के जो एमसीक्यू से उसमें डिस्कस किया था, माइट के साथ मैंने डिस्कस किया था। बट एग्जैक्टली वही चीज है। वहां मैंने बताया था कि माइट नहीं लगाना, माइट हैव लगाना है। यहाँ पे भी यही है, कुड नहीं लगेगा, कुड हैव लगेगा। तो इफ वी हैड फाउंड हिम अर्लियर वी कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ, ये वाला सेंटेंस सही बनेगा। बाकियों पे तो डेफिनेटली आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होनी थी। हैव वाला तो स्ट्रेट अवे गलत है, ये भी गलत है। इन दो में कंफ्यूजन होनी थी, अल्फा और डेल्टा में। तो कुड नहीं लगेगा हमारा। जब भी हम थर्ड कंडीशनल की बात करते हैं तो हम मॉडल वर्ब्स अगर मॉडल वर्ब के साथ हो तो आप फिर कुड हैव या माइट हैव लगाएंगे। नंबर 14, ओइंग टू हिज बैड लक ही मेट एन एक्सीडेंट ऑन द ईव ऑफ हिज एग्जामिनेशन डे। ये सिंपल सेंटेंस है। ओइंग टू हिज बैड लक इज अ फ्रेज नॉट अ क्लॉज। तो क्लॉज इसके अंदर एक ही है, ही मेट एन एक्सीडेंट। आगे भी जो है वो prepositional फ्रेज है। तो फ्रेजेस जितनी मर्जी हो जाए, जब जो क्लॉज है वो एक है तो फिर आपका सेंटेंस सिंपल ही होता है। सो दिस इज सिंपल सेंटेंस। ही सब्जेक्ट है, मेट एन एक्सीडेंट, ये आपका एक है। लाइक आगे मेट के बाद आगे सारे का सारा आपका प्रेडिकेट आ जाता है ही के बाद, लेकिन इसमें ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और आगे सारे का सारा ये आपका ऑब्जेक्ट है।
आगे प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्रेजेस जितनी मर्जी भी होंगी इसके अंदर, ओइंग टू इज बैड लक, अगेन दिस इज ऑल्सो फ्रेज, यानी ये आपकी अ, वो नहीं है, आपकी कोई क्लॉज नहीं है, इसके अंदर सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है। तो फ्रेजेस जितनी मर्जी लगी हुई, सेंटेंस सिंपल ही होता है, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। लास्ट एमसीक्यू है आपका, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, माई सिबलिंग्स बैग्स वर स्टोलन बाय बॉयज चीफ। सिंपल है, देखिए आप ज्यादा सिमले, सबसे पहले तो ये एपोस्ट्रोफी और एस का, अगर आपको यूएचएस के लिए देख लीजिए, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, ये उधर भी आ सकता है, एपोस्ट्रोफी वाला इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको एपोस्ट्रोफी लगाना है, हमें एपोस्ट्रोफी लगानी होती है और हमें एस लगाना होता है, दो चीजें लगानी होती है। अब इसका हमें देखना है, ये सबसे पहले जिसके साथ आप लगाना चाह रहे हैं पूरा वर्ड लिख लीजिए। आपने सिबलिंग के साथ लगाना है या सिबलिंग्स के साथ लगाना है? अगर हमें सिबलिंग्स के साथ लगाना है तो हम यूं लिखेंगे, सिबलिंग्स, ये लिख दिया हमने। इसके साथ हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। अब एपोस्ट्रोफी तो सोचे समझे बगैर लगा दे, ये तो लगेगा ही लगेगा। सवाल अगले एस का है कि क्या आगे वाला एस हमें लगाना है या नहीं लगाना। तो अब सिबलिंग के साथ आप क्या करते हैं, सिबलिंग्स होता है या सिबलिंग्स होता है? अब आपने इसके अंदर ये भी देखना है कि अब आपको क्या, लाइक इधर सिबलिंग्स है प्लूरल या सिबलिंग होता है? तो इट्स लाइक इसका जो प्लूरल है वो आपका सिबलिंग ही होता है। तो आपको इसके साथ कौन सा लगाना है? आप इसमें ये सिबलिंग्स नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ सिबलिंग लिखेंगे और उसके बाद उसके साथ एस लगेगा, लाइक ये बीटा वाला जो है, और बीटा में जैसे लिखा हुआ है। और फिर हमें ये देखना है, लाइक एक एक सेकंड, आप इसके बाद मुझे ऑप्शन जरा गौर से देखने दीजिए कि इसके अंदर आपको, अगर हम सिबलिंग, एक सिबलिंग के साथ एस लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस, तो ये तो आगे वाला, ये तो बीटा, चार्ली और डेल्टा तो दोनों निकल के दोनों के साथ दोनों के साथ आपका, क्योंकि बैग के साथ अपोस्ट्रोफी लगा तो बैग के साथ तो नहीं लगेगा। तो ये आपका चार्ली और डेल्टा हो गया गलत, ये भी गलत है, ये भी गलत है। माई सिबलिंग्स बैग वर स्टोलन बाई बॉयज, ये भी गलत है, बॉयज का चीफ है तो ये गलत है। अच्छा फर्स्ट वाला ये आता है, ओके ओके फाइन। सिबलिंग के साथ आप, एक सिबलिंग है तो आप सिंगुलर लिखेंगे, ये ज्यादा सिबलिंग्स की बात हो रही है, ओके। तो ये यूं है, माई सिबलिंग्स बैग्स है, ज्यादा बैग्स है, ओके। तो आप इसके साथ सिबलिंग्स के बाद आपने apostrophe लगाया। अब जब भी आपका ये वाला एस जो है, कोई वर्ड एस पे एंड हो रहा है, अगर वो एस प्लूरल वाला एस है तो उसके बाद सिर्फ apostrophe लगेगा, उसके बाद हम आगे वाला एस नहीं लगाते हैं, ये वाला एस नहीं लगेगा। तो हम सिबलिंग के साथ हम इसी तरह से लिखेंगे जैसे अल्फा में लिखा हुआ है। आगे इसी तरह से अगेन द सेम रूल अप्लाइज टू बॉयज। अगर हम बॉयज लिखते हैं तो लाइक इट इज बॉयज, इसके साथ हमें apostrophe एस लगाना है, तो apostrophe तो हम लगा लेंगे, एस के बारे में सोचना है आपने, लगाना है या नहीं लगाना। क्योंकि ये एस कौन सा वाला एस है, प्लूरल वाला। तो प्लूरल वाला एस जब भी आए तो उसके बाद हम अपॉस्ट्रोफी लगाते, आगे एस नहीं लगाते, तो इधर भी एस नहीं लगेगा। तो सिबलिंग्स बैग्स, ये भी सही है, और ये वाला, तो हम आगे सेंटेंस मैंने पूरा नहीं लिखा क्योंकि यहीं तक था जो असल चीज थी, तो हम इसको अल्फा को चूज करेंगे, बाकी सारे ऑप्शंस ये गलत है। अच्छा, यानी सिबलिंग का सिबलिंग एक ब्रदर सिस्टर के लिए है और सिबलिंग्स ज्यादा के लिए है, तो इसका प्लूरल सिबलिंग्स होता है। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।